हेलो फ्रेंड्स, नीट टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं सैम्पल पेपर 2 को आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। क्या क्वेश्चन कहता है, पहले इसको समझ लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए एक्सलेशन इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर represents the total acceleration of a particle moving in the clockwise directions in a circle of radius r is equal to 2.5 meter at a given instant of time. The speed of the particle is how much? यहाँ पर बात कर रहा है टोटल एक्सलेशन का। सर्कुलर मोशन है और यदि इसमें कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो इसके पास केवल एक ही एक्सलेशन होता है, वो है रेडियल एक्सलेशन ए आर, जो होता है v स्क्वायर बाय आर। तो टोटल का क्या मतलब है? टोटल का मतलब यह है कि इस डायरेक्शन में भी कुछ स्पीड है, कुछ एक्सलेशन है, इसको टेंजेंशियल कहते हैं। और तब ये दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो जो एक्सलेशन हमें मिलेगा वो होगा टोटल, ए टोटल। वही ए टोटल यहाँ पर है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी एक्सलेशन है और ये टोटल एक्सलेशन है। इधर कुछ कंपोनेंट है ए आर। इस फिगर को देखकर हम क्या कह सकते हैं? ये टोटल एक्सलेशन का यदि हमारे पास कोई फोर्स इधर है, कोई वेक्टर इधर है और इस डायरेक्शन में मुझे उसका कंपोनेंट चाहिए, तो हम कैसे निकालते हैं? सीधे कहते हैं एफ कॉस थीटा। वैसे ही ये जो इस डायरेक्शन में जो एक्सलेशन है, यहाँ तक है एक्सलेशन, यहाँ तक तो नहीं एक्सलेशन, जहाँ भी एक्सलेशन है वो कंपोनेंट होगा, उसका एक कंपोनेंट होगा टोटल एक्सलेशन का। या ऐसे आप सोच सकते हैं, यहाँ पर ये टोटल एक्सलेशन है, ये एंगल है 30 डिग्री। अब यहाँ पर कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री इक्वल टू ए आर बाय ए। कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2। ए आर कितना है? ए आर होता है v स्क्वायर बाय आर और ये ए कितना है? ये दिया हुआ 15 मीटर पर सेकेंड 50। तो यहाँ से v कितना आ गया? ये v आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 15 टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2। इधर होगा r, r का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, ये कैपिटल R है। और इसी को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो हमें आंसर आ जाना चाहिए। देख लेते हैं। 15 टाइम्स 25/20 इधर स्क्वायर रूट 3, ये कितना हो गया? ये 5 बाहर चला गया, 2 बाहर चला गया, इसके 2 बाहर चला गया, 5 बाहर चला गया, ये 3 बच गया, 3 स्क्वायर रूट 3। ये 2.5 है और ये हो गया 5.196। इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना होगा? 5 का होता है 2.24, उससे थोड़ा ज़्यादा है, 2.24 से मान लेते हैं इतना होगा 5.75। आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर जो वैल्यू निकालना है वो अप्रोक्सीमेट निकालना है, क्योंकि बाकी सब थोड़ा दूर दूर में है। तो इतना मीटर पर सेकेंड होगा। बस इतना ही बनाना था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन है और इसके बाद इस पर एक स्मॉल ब्लॉक है, ये स्लाइड कर रहा है, ये एंगल थीटा है। इस डायरेक्शन में एक्सलेशन कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है a इक्वल टू g साइन थीटा। आप इससे चाहो तो निकाल सकते हो। ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स, इसका वेट इधर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है। इस फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg साइन थीटा और इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा और इसलिए हम ऐसा लिख सकें। थीटा के डायरेक्शन में इसका वेट होगा, इसका कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg sin थीटा। तो यहाँ पर एक्सलेशन क्या होगा? यही केवल अकेला फोर्स है, mg sin थीटा अकेला फोर्स है, तो मास टाइम्स एक्सलेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा दिए, ये इक्वल टू g sin थीटा। एक इंक्लाइंड प्लेन में अलोंग द प्लेन एक्सलेशन होता है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमें क्या बताया गया है? let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n-1 to t equal to n।
फाइंड द रेशियो Sn बाय Sn+1। तो इसके पहले हमने बताया था कि कोई nth टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो कितना होता है, वो होता है u स्टार्टिंग वेलोसिटी प्लस a/2 एक्सलेशन का हाफ एंड 2n-1। यहाँ पर एक्सलेशन जो है सो g sin थीटा है। हमें ये रेशियो बताना है और स्टार्ट किया है, ये स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो u इक्वल टू 0 है। तो हमारे लिए जो फार्मूला है वो टर्न आउट हो गया a/2 2n-1, जहाँ पर a जो है g sin थीटा है। रेशियो पूछा Sn बाय Sn+1, Sn बाय Sn+1 a/2 2n-1 ये न्यूमरेटर में हुआ है इसके लिए, और इसके लिए एक n के जगह पे n+1 लिखेंगे, 2n के जगह पे n+1 लिखेंगे -1, ये तो चला गया 2n-1, ये हो गया 2n+2 2n, इस बार का मतलब है एक ब्रैकेट जैसा काम करता है, 2 टाइम्स n 2n प्लस 2 -1 2n-1 बाय 2n+1, ये हमारा आंसर हो गया 2n-1 बाय 2n+1। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला हर जगह काम देता है। यदि ऊपर से नीचे गिर रहा है कोई चीज़ और वहाँ पर बोल रहा है कि 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वहाँ पर हम ए जो है जी होता है और कोई चेंज नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है, वो कनेक्टेड है। ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट है। द करंट फ्लोइंग थ्रू AFCB, AFC कहाँ है, AFCEB, इसमें जो करंट है वो कितना है इस साइड में। इसको यदि हम थोड़ा ठीक से लिखें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको लेकर उधर ले जा रहे हैं, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाने वाले हैं। इसको यहां से पकड़ते हैं और इस तरफ ले चलते हैं, देखते क्या बनता है। तो ए आ गया पॉइंट इधर और बी को हम इस साइड ले चलेंगे, तो बी पॉइंट आ गया इधर और ए से चला एफ तक, लाइन चला एफ तक, ये पॉइंट एफ हो गया और 2 रेजिस्टेंसेस के साथ, एक रेजिस्टेंस ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस नीचे आया। एफ यहाँ पर सी के पास गया और इधर डी के पास गया। ये दोनों में एक कनेक्शन है, थोड़ा ठीक से बनाते हैं। ठीक है, और सी के साथ, सी से ई तक कनेक्शन है, ई और बी तो सेम है। बी यदि यहां पर है तो ई यहां पर है। ये रहा बी और ये रहा ई पॉइंट। ये देखिए बी और ई तो कनेक्ट एक ही पॉइंट है, तो ई के साथ ई से सी का कनेक्शन है एक आर से, और फिर डी से ई का कनेक्शन है। ये सारे के सारे रेजिस्टेंस आर है। हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट इसको रीड्रॉ किया, जस्ट इसको उठा के उधर ले गए और इसको उठा के इधर ले गए। ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड क्यों? क्योंकि ये दोनों का रेशियो R/R सेम है, ये दोनों के रेशियो की, सही है। इसलिए ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो मिडिल में है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। इसको हटा सकते हैं, हटा देते हैं। और ABCD लिख देते हैं। ये रहा A, ये रहा F, ये रहा C, ये रहा E, ये रहा B और ये रहा D। इसमें जो करंट बोला है AFCEB, इस तरफ से कितना करंट फ्लो करेगा ये बताना है।
वोल्टेज इसके बीच में लगाया गया है V। यहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा, V बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ये R है, ये R है, ये सीरीज में है तो ये 2R हो गया। ये भी R है, ये भी R है, ये भी सीरीज में है, 2R हो गया। तो 2R इधर और नीचे 2R, ये दोनों पैरेलल है, ये सीधे हाफ हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड कर देते हैं नीचे, ये हाफ हो जाएगा इसका, आप देख सकते हैं R होगा। तो यहाँ पर हमें AR इतना करंट यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों ही सेम है, इधर भी 2R रेजिस्टेंस है, इधर भी 2R रेजिस्टेंस है, तो ये करंट हाफ हाफ हो जाएगा। तो ये VR का यहाँ पर हो जाएगा, जो करंट है I1 का है V बाय 2R, इसका हाफ हो गया। तो इसमें करंट जो आ रहा है V बाय 2R ए, ऑप्शन नंबर 3। ये बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर n ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हैं, n सेल्स हैं। हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है R, और कुछ और है नहीं, और इसका अपना आइडेंटिकल सेल्स है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सबका R होगा। इसका एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, सबका एप्सिलॉन हम कहते चले जाते हैं, ठीक है। व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, आपको सीरीज में है। द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब हुआ, उसको एक ऐसे वायर से कनेक्ट कर देते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0 है। वैसा कोई वायर नहीं होता, लेकिन यहाँ पेपर पर हमारे लिए सब तरह का वायर है। प्रैक्टिकली एक ऐसे रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही, एक ऐसे वायर से कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो शॉर्ट सर्किट करने से क्या होगा, बूम नहीं, यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, यदि कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं होता तब ये शॉर्ट कर जाता। क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्राफ इसको जो करंट को सही तरीके से दिखाता है। करंट वर्सेस एन ग्राफ है, हर जगह ये करंट है और एन ये नंबर ऑफ सेल्स है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, और बढ़ेगा तो किस तरह से बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा या इस तरह से बढ़ेगा। तो करंट यहाँ पर जो है सो क्या होगा, ई इफेक्टिव, ये सब के बदले जो इफेक्टिव होगा सो, और रेजिस्टेंस वो भी इफेक्टिव या इक्विवेलेंट, जो भी कहना हो, इक्विवेलेंट ही बेहतर है। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सब सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन सेल्स है, टोटल एन सेल्स है, और ये सब सीरीज में है। और इसको आप देखिए तो कितना हो गया, एन एप्सिलॉन, सीरीज में है। 4 सेल लगा के एक बैटरी बनाते हैं तो 4 ही हो जाएगा, 10 लगाते हैं तो 10 ही हो जाएगा। ये एन कट गया, एप्सिलॉन बाय आर। ज़्यादा बैटरी लगाने से ज़्यादा करंट नहीं जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आई और ये कांस्टेंट है, तो कौन सा फिगर होगा, वो चेंज नहीं कर रहा है। आई जो है एन के साथ चेंज नहीं कर रहा है, एक कोई फाइनाइट वैल्यू है। ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। ये करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर शोन इन द सर्किट। कहाँ 2 ओम है, यहाँ 2 ओम है, इसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। द पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रजिस्टर इज हाउ मच, इसमें कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। पावर हमें पता चल जाएगा, पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। आर तो पता है, ये जो पावर है डिसिपेट हो रहा है वो होता है आई स्क्वायर आर। आर तो हमें पता है, ये 5 एम्पियर के बारे में बात ही कर रहा है, तो यहाँ पर हमें हो गया। अब यहाँ पर आई जो है वो कितना है वो हमें पता करना पड़ेगा, और यदि ये आई पता चल गया तो इसका पावर जो डिसिपेट हो रहा है 5 ओम रजिस्टर में वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो देखना है। यहाँ पर 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो अब हमें पता करना होगा ये करंट कितना है। ये करंट पता हो जाएगा तो इसका पावर जो डिसिपेट हो रहा है इन हीट वो भी पता चल जाएगा। यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट है, तो वोल्टेज ये दोनों के बीच में VAB, ये कितना होगा IR, ये 3 एम्पियर टाइम्स 2
ओम, ये है वोल्टेज। सो वोल्टेज हमें पता है 6 वोल्ट है। जब इस रास्ते से हम गए थे, वोल्टेज यहाँ और यहाँ का जो डिफरेंस है, वोल्टेज जो है आई आर होता है ओम्स लॉ से, आई 3 एम्पियर है और आर 2 है, तो 6 वोल्ट हो गया। अब इधर से चले, फिर वोल्टेज है आपकी ये 1 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, तो 6 एम्पियर हो गया। और इसमें कुछ करंट होगा 6 आई, और ये भी आई हम यहाँ पर देख चुके हैं ऑलरेडी कि 6 वोल्ट है, तो करंट हो गया 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर हो गया। तो अब यहाँ से वापस चलते हैं इधर और देखते हैं कि इसको हटा देते हैं, यहीं पर आंसर लिखते हैं। यहाँ से आई 1 एम्पियर हो गया टाइम्स 5, सो 5 वाट, ये 5 वाट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है when a proton is released from rest रिलीज हो रहा है in a room, it starts with an initial acceleration a naught towards west। पहले डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं, ये नॉर्थ ये ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। when it is projected towards north with a speed of v naught moves with an initial acceleration 3a naught towards west, फिर वेस्ट में ही जा रहा है। the electric and magnetic field in the room are how much। ठीक है, केस 1 जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको रेस्ट में, जब रेस्ट है में कोई प्रोटॉन है या क्या, प्रोटॉन है, इसका चार्ज ई है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है, केवल रेस्ट में केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है यहाँ पर यदि देखो, लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस पी, ये वेलोसिटी है। यदि भी जीरो है तो ए टर्म जीरो हो गया, कोई फोर्स नहीं लगता, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। स्टैटिक पोजीशन में केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो एक एक्सलेशन उसे मिल रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, ए वेस्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट तरफ वेस्ट डायरेक्शन, और वो एक्सलेशन कितना है, ए नॉट है। तो न्यूटन्स का लॉ यदि हम लगाएं, न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ई है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स ई हो गया, स्मॉल ई कैपिटल ई, और मास इसका हमें पता है, प्रोटॉन का कुछ मास एम पी ले लेते हैं, एक्सलेशन ए नॉट दिया हुआ है, तो इस तरह से हमें पता चल गया। एम यहाँ पर एम बोल रहा है तो हम एम पी क्यों लिख रहे हैं, प्रोटॉन का मास को एम बोल रहा है, यहाँ कहीं लिखा नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब एम ही है। ओके, तो एम ए नॉट बाय ई, और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किधर होगा, ये मूव कर रहा है जिधर, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो उधर ही डायरेक्शन होगा जिधर ये मूव कर रहा है। नेगेटिव चार्ज होता है तो डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। वेस्ट में ये है, या तो पॉसिबल होगा या ए पॉसिबल होगा, नहीं, वेस्ट में या तो ये पॉसिबल होगा या ए पॉसिबल होगा। एम ए नॉट बाई ई क्यों लिखेंगे, ये तो वहां चला गया, ये दोनों ही सेम है, दोनों ही वेस्ट है, तो या तो दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब सेकंड केस 2, अब जो ये प्रोटॉन है ये रेस्ट में नहीं है। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ यहाँ सामने इधर नॉर्थ है, विद स्पीड v नॉट मूव्स विद एन एक्सलेशन 3a नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। जब स्टैटिक था तो इधर जा रहा था a नॉट से, अब जब स्टैटिक नहीं है, अब ये प्रोजेक्ट इसको कर दिया है इस डायरेक्शन में, इसका स्पीड है v नॉट, तब इधर इसका एक्सलेशन है, कितना एक्सलेशन है, 3a नॉट। अब यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है वो पूरा फुल लॉरेंज फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और इसकी वजह से भी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी। और ये कितना फोर्स है, मास टाइम्स एक्सलेशन, ये 3a नॉट एक्सलेशन है, और ये किधर है, ये वेस्ट में है, इसको हम वेस्ट लिख देते हैं। क्यू यहाँ चार्ज ई है, ये भी वेस्ट में है, प्लस ये चार्ज हो गया ई, भी किधर है, नॉर्थ में है,
और बी किधर होना चाहिए कि एक्सलेशन, टोटल एक्सलेशन जो है सो वेस्ट में है, तो वेस्ट में हमें इसके वजह से भी जो फोर्स है वेस्ट में ही लगेगा ना, ये भी वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, सब कुछ फाइनली वेस्ट में ही जा रहा है। तो इस टर्म की वजह से भी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स का वो वेस्ट में होगा, और इधर है नॉर्थ में। तो हम फिर अपना राइट हैंड रूल यूज करते हैं, अपना राइट हैंड लेते हैं, उसके सभी फिंगर्स जो 4 फिंगर्स हैं थंब छोड़ के उसको भी के डायरेक्शन में करते हैं, नॉर्थ में करते हैं, और उसके बाद में हम अपना जो 4 फिंगर्स है उसको कर्ल करेंगे, और कर्ल करेंगे बी के डायरेक्शन में। अब हम पहले नीचे कर्ल करते हैं, तो हमारा लेफ्ट जो थंब है उसका डायरेक्शन देता है वेस्ट में, ये तो सही हो गया। यदि हम नॉर्थ की तरफ अपना 4 फिंगर्स करें, उसको डाउन में हम कर्ल करें, तो ये हमारा थंब जो है सो वेस्ट दिखा रहा है, तो ये सही है। इसका उल्टा ऐसा होता कि अपना हाथ को हम ऊपर कर लिए, अब जो है सो हम 4 फिंगर्स को नॉर्थ की ओर करके इसे अप हम करें कर्ल, तो हमारा जो थंब है वो ईस्ट में दिखा रहा है। तो यहाँ वो नई सिचुएशन है, यहाँ सिचुएशन है कि वेस्ट में मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है। तो सबसे पहले हम अपना जो 4 फिंगर्स है उसको नॉर्थ में किए और उसको हम डाउन में कर्ल किए, तो भी क्रॉस बी वेस्ट में दिखाया। इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है इसका वो डाउन है, बी का डायरेक्शन डाउन है, क्योंकि भी की तरफ हम डायरेक्शन अपना 4 फिंगर को करने के बाद जब कर्ल करते हैं टुवर्ड्स बी डाउन, तो हमें वेस्ट में मिलता है। ये भी नॉट हुआ और ये भी वेस्ट में आ गया, तो बी हमें पता चल गया कि बी का डायरेक्शन जो है सो डाउन है। अब आगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों में सेम वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन एक डाउन है, तो आंसर ये हो गया। आप यदि कैलकुलेशन करना ही चाहते हैं तो वो भी करके देख सकते हैं। 3ma0 प्लस सब कुछ एक बी वेस्ट में है, तो हम वेस्ट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ इक्वल टू होगा प्लस E v0 b। तो b यहाँ से कितना आया 3ma0 माइनस EE बाई EV0। 3ma0 माइनस E कितना है वो पहले ही देखे हैं, यहाँ से E इक्वल टू ma0 है, ma0 बाय 3v, 2ma0 बाय 3v ये वैल्यू हुआ मैग्नेटिक फील्ड का। 2ma0 बाय 3v दोनों में है, 2ma0 बाय EV0, 3v नहीं है, ये E3 नहीं, ये E है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E की जगह नहीं लिख दिया। तो आंसर ये हो गया। आपको यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर हमें क्लियर हो गया कि आंसर जो है सो ऑप्शन 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज व्हाट। एक पार्टिकल है, इसका मास है m, इसका मोमेंटम कितना होता है मास टाइम वेलोसिटी, यदि ये मूव कर रहा है v से। अब यदि हम बोले एक ऐसे पार्टिकल जिसका मास 0 है, उसका मोमेंटम कितना होगा। यहाँ वही सिचुएशन है, मोमेंटम है फोटोन, फोटोन का मास 0 होता है, इसका कोई मास नहीं होता है, और इसका हमें निकालना होगा मोमेंटम। इसको कैसे निकालें। यदि हम E बाय C देखते हैं तो डायमेंशनली ये मोमेंटम हमें देता है, मोमेंटम E इसका डायमेंशन क्या है ml/2t-2 फोर्स टाइम डिस्टेंस, बस A है L/t-1, तो कितना आ गया L एक तो चला गया ml/t-1, यही ये हो गया मास और ये हो गया वेलोसिटी, तो मोमेंटम हो गया। इसका डायमेंशन जो है मोमेंटम का डायमेंशन है। जिसको मास नहीं होता है उसके लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं E बाय C। और E इक्वल टू hc बाय लैम्डा होता है, C नीचे है तो h बाय लैम्डा होता है। तो फोटोन जिसका मास नहीं है, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फोटोन से बना हुआ है, उसका मोमेंटम होता है h बाय लैम्डा। वैसे आपको ये डी ब्रॉय ने कहा था सबसे पहले अपने PhD में, उसने कहा था
कि ये जो फोटॉन्स हैं वो वेव और पार्टिकल दोनों जैसा बिहेव करते हैं। जब पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं तो उसका मोमेंटम होता है, और वो मोमेंटम होता है h बाय लैम्डा। h प्लैंक कांस्टेंट है। यहाँ से भी देख सकते हैं डायमेंशन इसका मोमेंटम का है। h क्या है, इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड। जूल सेकेंड मतलब एनर्जी, ये एनर्जी का डायमेंशन हुआ, और सेकेंड मीन्स टाइम का, और लैम्डा यहाँ लेंथ है, एक लेंथ चला गया तो बचा यहाँ पर mL/-1। ये मास, ये वेलोसिटी, यही मोमेंटम का डायमेंशन है यहाँ से। तो ये आंसर हो गया ए। आप अदर जो ऑप्शन है उसमें भी देखें, जीरो नहीं होता है। आप ये नहीं सोचिए कि यदि इसका मास जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा। क्लासिकली सोचेंगे तो इस तरह से संभव है कि आप इसे जीरो समझ लें, लेकिन ये क्लासिकल यहाँ काम नहीं करता है, ये यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स काम करता है, और ये डी ब्रोगली ने जो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी दिया ये उसके मुताबिक चलता है, इसलिए जीरो नहीं होगा। यदि आप जीरो को एक्सक्लूड कर दिए तो ये दोनों का डायमेंशन जो है वो नहीं है मोमेंटम का डायमेंशन। h बाय लैम्डा जो है मोमेंटम देता है, ये सारे मोमेंटम नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बोर्स मॉडल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज फर्निश्ड बाय द कूलम अट्रैक्शन। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो जरूरी होता है सर्कुलर मोशन के लिए, वो कहाँ से मिल रहा है? वहां से वो मिल रहा है कूलम अट्रैक्शन से। कूलम अट्रैक्शन जो है बिटवीन न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है, जो इसके चारों ओर घूम रहा है। इसे बना देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये न्यूक्लियस है, Ze है चार्ज। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z=1 है, तो कूलम फोर्स कितना हो गया? 1/4πε0। दो चार्ज, इसका चार्ज और इसका चार्ज, हम माइनस नहीं लिख रहे हैं, माइनस का मतलब है कि केवल डायरेक्शन इसका इस तरफ है, और डिस्टेंस r कितना दिया है, ये A0 है उसका रेडियस, A0 रेडियस। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए? mv0² a, mv0² r की जगह पर यहाँ पर A0 है। तो पूछा क्या है? स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है? v0 पूछ रहा है। एक फुट यहाँ से चला गया, v0 कितना हो गया? ये सारा E²/4πε0 m, और यहाँ स्क्वायर है तो इधर हो गया स्क्वायर रूट। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, 4πε0 m। यही आंसर हुआ है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये ऊपर में, ये दोनों में से कोई एक है। 4πε0 m, 4πε0 m, और A0 कहाँ भूल गए हम? एक तो A0 है, इसको भी लिखना पड़ेगा। 4π के साथ में ही A0 भी है, A0 भी है। तो 4πε0 A0 m, 4πε0 A0 m, वही आंसर 3। ये तो काफी आसान था। जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, कूलम अट्रैक्शन से ये बता ही दिया है। हमें दोनों का वैल्यू लिख देना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का और इसका, तो ये तुरंत आ जाएगा। 1 मिनट का कैलकुलेशन है, आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। यहाँ पर कोई भी ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और X जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। A का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इंक्लूडेड है, Z का मतलब है केवल प्रोटॉन इंक्लूडेड है। वो डिसइंटीग्रेट हुआ और बन गया Y। इस Y का एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, मास नंबर सेम रहा। नेक्स्ट टाइम फिर इसमें डिसइंटीग्रेशन हुआ और आपकी इसका एटॉमिक नंबर यहाँ से 2 कम हो गया। यहाँ लिखते हैं क्या कम हो रहा है। यहाँ पर Z बढ़ रहा है, यहाँ पर Z 2 कम हो गया और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 कम हो गया। और इस केस में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है, ना एटॉमिक नंबर में, मतलब मास नंबर में या एटॉमिक नंबर किसी में भी चेंज नहीं आया, दोनों सेम का सेम है। लेकिन फिर भी कुछ रेडिएशन आया है, कुछ इसका डीके हुआ है। आप सब बताना है कि ये अल्फा बीटा गामा किस तरफ से, कहाँ अल्फा
निकला, कहाँ बीटा पार्टिकल निकला, कहाँ गामा पार्टिकल निकला। गामा पार्टिकल नहीं होता, गामा रेडिएशन है। तो पहले आपको ये पता ही होगा कि बीटा पार्टिकल जो है इसके आने पर जेड जो है सो 1 से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बीटा पार्टिकल के बीटा डीके तब होता है जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा और एंटी न्यूट्रिनो। ये प्रोटॉन आया तो देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन एक है, वो प्रोटॉन बढ़ा दिया, मतलब जेड जो है सो बढ़ गया 1 से। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पहले था अब प्रोटॉन हो गया, तो मास नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो नहीं बढ़ता। लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ गया क्योंकि पी यहाँ बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया है, तो ये बीटा पार्टिकल करता है। तो वो कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, क्योंकि 1 से बढ़ गया है एटॉमिक नंबर। और उसके बाद में इसको बीटा माइनस भी कहेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एटॉमिक नंबर 4 से चला गया, तो अल्फा पार्टिकल। अल्फा क्या होता है? अल्फा पार्टिकल है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस 2 4, इसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 2, न्यूक्लियस है, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन भाग गया है, तो यहाँ पर आ गया हमारा अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पर क्या है? कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इससे गामा रेडिएशन आएगा, इससे गामा रेडिएशन आएगा, एनर्जी केवल आएगा, और इसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जो करेक्ट ऑर्डर है, वो सीक्वेंस है, वो है पहले बीटा, फिर अल्फा, फिर गामा। बीटा, फिर अल्फा, फिर गामा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स से। इन ए कॉमन एमीटर C amplifier having a voltage gain G, the transistor used has transconductance 0.03 mho and current gain 25. If the above transistor is replaced with another one with transconductance 0.02 mho and current gain 20, the voltage gain will be how much? यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, नहीं ये बेस हुआ, ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, और ये बेस है। ये कॉमन एमीटर है तो दोनों में जाएगा। ये हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, तो एन हो गया, तो ये एन को जो है सो निगेटिव नहीं पॉजिटिव के साथ जाएगा। इसको आर एल कहते हैं, और ये आर आई इसको कहते हैं। ये बेस है, इसमें जो करंट जाएगा वो उसको आई बी कहेंगे, इसमें जो करंट जाएगा उसको आई ई कहेंगे, और यहाँ पर जो करंट जाएगा उसे आई सी कहेंगे। अब जो यहाँ इसका ये वोल्टेज गेन है उसको डिफाइन करते हैं जी, इसको डिफाइन करते हैं डेल्टा वी नॉट, ये आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट लेते हैं, और ये जो इनपुट है यहाँ पर डेल्टा वी नॉट, और डेल्टा वी नॉट ये कितना होगा? ये आउटपुट यहाँ पर जो करंट जा रहा है, करंट में जो चेंज हुआ, यहाँ पर जो करंट है आई सी टाइम्स आर एल, यहाँ पर जो करंट है डेल्टा आई बी टाइम्स आर आई, इसका एक नाम है बीटा, करंट गेन, आर एल बाय आर आई हुआ। तो ये फार्मूला हमें याद रखने का है सीधे कि वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन टाइम्स लोड रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। लेकिन हमें ट्रांस कंडक्टेंस दिया है, और ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है? ट्रांस कंडक्टेंस उसको जीएम से हम डिनोट करते हैं, वो होता है डेल्टा आई सी, जो कलेक्टर में करंट है, VBE, ये। तो जी यहाँ क्या हो गया? यहाँ से देखते हैं, सेम चीज आ रहा है, ये हो गया डेल्टा आई सी
बाय, ये तो वोल्टेज ही है, वी बी है, डेल्टा वी बी, इधर आर एल हो गया, और इसको कहते हैं ट्रांसकंडक्टेंस। सो ये हो गया जी एम आर एल। तो वोल्टेज गेन जो है हमारा होता है जी एम ट्रांसकंडक्टेंस टाइम्स आर एल। अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या बोला है कि फर्स्ट टाइम में वोल्टेज गेन जी है और ट्रांसकंडक्टेंस 0.03, ये जी है और ये 0.03 आर एल कुछ है। सेकेंड टाइम में उसने रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर, और अब जो है वोल्टेज गेन कितना है वो बताना है, जबकि ट्रांसकंडक्टेंस 0.02 है। अब मान लेते हैं इसका वोल्टेज गेन जी प्राइम है, ट्रांसकंडक्टेंस 0.02 है, आर एल तो वही है। ये दोनों से हम आराम से निकाल सकते हैं, जी प्राइम बाई जी इज इक्वल टू 0.02 बाई 0.03, और जी प्राइम जो है सो 2/3 और जी आ गया। हमने यूज किया ही नहीं, बीटा का जो वैल्यू दे रहा है ये 25 या 20, ये कंफ्यूज करने के लिए केवल दिया है। तो इसको बहुत सिंपली ऐसे कर सकते हैं, आपको फार्मूला ये याद रखना है कि जी का जो वोल्टेज गेन है उसका वैल्यू होता है ट्रांसकंडक्टेंस टाइम्स आर एल लोड रेजिस्टेंस, और इसी में दोनों वैल्यू को बैठा देना है और जी प्राइम हमें पता चल गया। बाद में जब ट्रांसकंडक्टेंस 0.02 है तब कितना होगा इसका वोल्टेज गेन, और इस तरह से आंसर होगा 2/3G। कौन सा ऑप्शन है? 2/3G, ऑप्शन नंबर 1।